डियर स्टूडेंट्स, आज जो लेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके पहले आपने 2 पोएम पढ़ लिया है। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आज आप अपने बुक की तीसरी पोएम, जिसका कि क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव, समरी, सारा सब कुछ आपके नोट्स में दिया हुआ है, उसको स्टडी करेंगे और नेक्स्ट क्लास में उसके क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे आप ऑफलाइन में बड़े सिंसियरली स्टडी करते हो, बातों को सुनते हो ठीक से, ठीक उसी तरह बड़े अटेंशन के साथ, बड़े ध्यान के साथ इन बातों को सुनोगे। एक एक लाइन समझना सुनना जरूरी है, और ये जरूरी क्यों है ये आपको भी पता है। ये जरूरी इसलिए है कि आपकी जो पूरी सिलेबस है ऑब्जेक्टिव के आसपास रिवॉल्व करती है। इसलिए अगर आपने कहीं से भी कोई चीज छोड़ी और संयोगवश उसी से ऑब्जेक्टिव आ गया तो आपको एग्जामिनेशन में मुश्किल होगी। यद्यपि नोट्स में ऑब्जेक्टिव तो दिया ही गया है और आगे भी दिया जाएगा, लेकिन आप भी जानते हो कि रटना थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है। समझते रहोगे, वीडियो को देखते रहोगे तो आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगी। इसलिए ज्यादा समय जाया ना करके सीधा हम लोग आते हैं टॉपिक पर। आप सबको पता है कि सर जब भी कोई स्टोरी पढ़ाते हैं या पोएम पढ़ाते हैं, उस पोएम के जो लेखक कवि है, पोएट है, उनके बारे में जिक्र करते हैं, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में उससे संबंधित आते हैं, तो उसको भी हमें समझ लेना जरूरी होता है। और मैं बार बार कहता हूं कि केवल एग्जामिनेशन को केंद्रित करके अपनी तैयारी मत किया कीजिए। आप अपने आप को ऐसे तैयार कीजिए कि बाद में जब आप इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्मचिंतन करें सॉरी, तो आप ये जज कर पाए कि एज ए स्टूडेंट में कितना इवॉल्व कर पाया, कितना विकसित हो पाया, कितना बढ़ पाया। आप केवल एग्जामिनेशन में स्कोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो निश्चित रूप से स्कोर भी अच्छा नहीं कर पाओगे, ज्ञान भी अच्छा नहीं पढ़ा पाओगे। ना कभी मैंने उस ढंग से आपको पढ़ाया है, ना चाहूंगा कि आप वैसे पढ़ोगे। जैसा मैं हमेशा क्लास में आपसे कहता हूं कि कोई भी चीज को सुनिए वैसे कि दूसरे को सुना सकिए, पढ़िए वैसे कि दूसरों को पढ़ा सकिए, और समझिए वैसे कि दूसरों को समझा सकिए। तब लगे कि हाँ हमने पढ़ा है। और जब आपको मैं कुछ सब पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, सारी चीजें अधूरी हैं, आप अभी भी पढ़ ही रहे हो, समझने की कोशिश ही कर रहे हो, सीखने की कोशिश ही कर रहे हो, तो फिर उस पढ़ाई का कोई तुक नहीं रह जाता, कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ज्यादा भाषणबाजी नहीं, सीधा हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पर। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड something about the poet, as I always do in your class, in your offline class. I have made you write here something about the poet. The name of the poem is Now the Leaves Are Falling Fast. कविता का नाम क्या है? Now the Leaves Are Falling Fast. The poem has been written by W.H. Auden. W.H. Auden का ही फुल फॉर्म है विस्टन हग ऑडेन। अब उनके बारे में एक मेरे 5-6 पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। W.H. Auden was born in 1907 and died in 1973। यानी उनकी पैदाइश 1907 में हुई और मृत्यु 1973 में हुई। He won the Pulitzer Prize in 1948
फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी। उनकी एक रचना है, बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है, जिसका नाम है द एज ऑफ एंजाइटी। उसके लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार, बहुत ही सम्मानित, विश्व का एक बड़ा सम्मानित पुरस्कार है, उससे नवाजा गया 1948 में। ही स्पेंट द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन इंग्लैंड। स्पेंट मतलब होता है बिताना, उसका भीतरी रूप होता है स्पेंट। उन्होंने अपनी जिंदगी की जो शुरुआत, यानी उनकी पैदाइश और बचपना, किशोरावस्था, बल्कि कई कुछ युवावस्था का भी हिस्सा उन्होंने कहाँ बिताया? इंग्लैंड में। ही लेफ्ट इंग्लैंड इन 1939। 1939 में उन्होंने इंग्लैंड छोड़ा एंड परमानेंटली सेटल्ड इन द यूएसए। और उसके बाद अस्थायी रूप से यूएसए, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में क्या कहते हो? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां वो सेटल्ड हो गए, यानी कि बस गए। His works are divided into 2 phases। उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, उनको 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक है द ब्रिटिश फेज और दूसरा है द अमेरिकन फेज। यानी कि जब वो ब्रिटेन में थे, इंग्लैंड में थे, उस समय उन्होंने जो रचनाएं की वो, और जब वो अमेरिका में थे उस समय जो उन्होंने रचनाएं की वो। उनकी रचनाएं 2 भागों में बटी हुई। सपोज करो हम में से कुछ ऐसे लोग हो जिनका कि आधा जीवन जो है बिहार में बीता हो और आधा जीवन झारखंड में बीता हो। तो जब वो बिहार में रह रहे थे उस समय उन्होंने जो रचनाएं की तो उसको बिहारी फेज कहेंगे, और जब वो झारखंड में रहते वो उसकी रचनाएं की तो उसको झारखंडी फेज कहते हैं। ठीक उसी तरह ब्रिटिश फेज एंड अमेरिकन फेज है। हिज नोटेबल, नोटेबल को हिंदी में हम लोग उल्लेखनीय कहते हैं। हिज नोटेबल वर्क्स इन द ब्रिटिश और इंग्लिश फेज आर। उन्होंने उनका जो उल्लेखनीय रचनाएं हैं, उनका जो उल्लेखनीय काम है, जब वो ब्रिटेन में थे, इंग्लैंड में थे, तो उनका नाम है, जो किताबें उन्होंने इंग्लैंड में रहते हुए लिखी थी। एक है द ऑरेटर्स, दूसरा है द डांस ऑफ डेथ, तीसरा है लुक स्ट्रेंजर, चौथा स्पेंड और लास्ट अनदर टाइम। ये उनकी किताबों के नाम। अगला है अमेरिकन फेज। उनका जो उल्लेखनीय रचना है जो अमेरिकन फेज में है वो क्या है? न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी एंड द सीड ऑफ एक्लिस। तो इन्होंने ये सारी रचनाएं की हैं जो आप ठीक से स्क्रीनशॉट दिया जाएगा। जब लेक्चर खत्म होता है तो उसका हमेशा लास्ट में स्क्रीनशॉट रहता है, तो ठीक से आप पढ़ लोगे, अच्छा से समझने की कोशिश करोगे। तो ये थे कौन? W.H. Auden, जिसके बारे में आपने सुना समझा। अब हम लोग इस पोएम के बारे में कुछ जान लें कि ये पोएम है क्या, किस चीज के बारे में है। अब आप देखो, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ मतलब क्या होता है? अब या अभी। द लीव्स मतलब पत्तियां। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग, फॉल मतलब गिरना, फास्ट मतलब तेजी से, यानी अब पत्तियां कैसे गिर रही हैं? तेजी से गिर रही हैं। तो अब स्वाभाविक रूप से एक मन में धुंध होगा, आपके मन में एक सवाल होगा, एक क्वेश्चन मार्क होगा कि सर इसका नाम ये क्यों है? क्योंकि आप जानते हो कि द नेम ऑफ एनी चैप्टर, सॉरी द टाइटल ऑफ एनी स्टोरी और पोएम reflects the type of that story, that poem। यानी कि उस कविता या कहानी का जो शीर्षक होता है वो मेन होता है, वही प्रतिबिंबित करता है कि उसके अंदर में क्या क्या बातें हैं। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी अब पत्तियां तेजी से गिर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सी पत्तियां हैं? तो इसको आप समझने की कोशिश करो। जैसा मैं हमेशा बैच में आपसे कहता हूं कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, यानी जहां तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती वहां किसकी कल्पना चली जाती है? कवि की कल्पना चली जाती है। ठीक उसी तरह कवि ने यहां पर 2 पैरेलल रेखाएं खींची हैं, समानांतर रेखाएं खींची हैं, 2 भावों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। एक तो जो दिखता है और दूसरा जो उसके पीछे का भाव है। दिखता क्या है कि कवि ने संभवतः इसमें पतझड़ का एक ब्यौरा दिया है। और आप ये जान लो कि इंग्लैंड वगैरह में पतझड़ के मौसम में बर्फबारी भी जबरदस्त होती है।
तो पतझड़ का ब्यौरा दिया है कि उस समय की स्थितियां कैसी होती हैं। दूसरी तरफ वो एक सिंबॉलिक है, दूसरी तरफ उन्होंने हमारे जीवन के उस हिस्से को जिसको हमारे जीवन का क्या माना जाता है, पतझड़, उसको छुआ है। तब आप कहोगे सर अपने जीवन का पतझड़ किसको कहा जाता है, ये तो नहीं समझ में आता। तो अपने जीवन का जो स्प्रिंग है, जिसको हिंदी में हम लोग बसंत कहते हैं, उसको हम लोग बचपने को कहते हैं। यानी मस्ती, उल्लास, जोश, रोमांच, हास्य, क्रीड़ा, इन सारे चीजों से लबालब भरे हुए अंश को हम लोग बसंत कहते हैं। इन सारी चीजों से लबालब भरे हुए अंश को हम लोग अपने जीवन का बचपन कहते हैं। इसलिए स्प्रिंग इज कॉल्ड द चाइल्डहुड ऑफ आवर लाइफ। ऑन द कंट्रारी, ऑन द अदर हैंड, ऑटम, पतझड़, is called the last phase of our life, where there is no bliss, no happiness, our life is completely deserted, we are completely devoid of any kind of happiness, any kind of joy, any kind of delight. So poet is talking about that phase, I mean to say the old age. इस कविता में पतझड़ की तो बात कर ही रहे हैं कवि, लेकिन साथ में हमारे जीवन के उस पतझड़ की भी बात कर रहे हैं, यानी बुढ़ापे की, और उस समय आदमी की स्थिति क्या हो जाती है उसके बारे में भी जिक्र कर रहे हैं कवि। तो चलिए कविता को हम लोग एक और दोनों भावों को एक साथ समझते हुए चलेंगे। तो कविता को मैंने लाइन बाय लाइन बोर्ड पर लिखा है। आपकी किताब रेनबो पार्ट 2 जो है उसके पेज नंबर 138 पर ये पोएम है। आप उस पोएम को जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप किताब भी खोल सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पर कुछ हार्ड वर्ड्स थे वो भी लिख दिए गए हैं। अब हम लोग उस पोएम को समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्तियां तेजी से क्या हो रही है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्तियां तेजी से गिर रही है। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, यानी कि बड़े पेड़ के पत्ते तो जाएंगे ही जाएंगे, वो जो छोटे छोटे बरगद के नीचे उगने वाले फूल हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, उनका भी अंत हो जाएगा। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, नर्सेस टू द ग्रेव्स, ये ग्रेव्स, ग्रेव्स मतलब क्या होता है, कब्र। ये सारे जो फूल हैं अपने कब्र में समा चुके हैं, उनका अंत हो चुका है। एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, प्राम्स कहते हैं बच्चों के 4 चक्के वाली गाड़ी को। रोल मतलब क्या होता है, लुढ़कना, यानी वो 4 चक्के वाली जिंदगी की जो 4 चक्के वाली गाड़ी है वो क्या होती जाएगी, लुढ़कती जाएगी। तो एक तरफ तो हमने सुना कि पेड़ों के बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते झड़ते जा रहे हैं, छोटे छोटे पौधों के फूल उड़ते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, उनका अंत होता जा रहा है। अब दूसरा इसका भाव देखो, कवि कह रहे हैं मेरे जीवन की पत्तियां उड़ती जा रही हैं, यानी मेरे जीवन के क्षण खत्म होते जा रहे हैं, मेरी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ऐसे करके। तो मेरे जीवन के जो पत्ते हैं यानी पल हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। मेरी जीवन रूपी गाड़ी जो है कब्र की ओर क्या होती जा रही है, सरकती चली जा रही है। यानी अपने बुढ़ापे के बारे में कवि कह रहे हैं। आगे देखते हैं। विस्परिंग नेबर्स, विस्पर, ये सारे डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने पीछे आपको लिखा है, आप देख लोगे। विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना, बुदबुदाना, और नेबर्स मतलब पड़ोसी। अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग अब फुसफुसाने लगे, अब बुदबुदाने लगे हैं। प्लकस फ्रॉम द रियल डिलाइट। अब यहां विस्परिंग नेबर्स का कई एक भाव आता है। कई जगह विस्परिंग नेबर्स को कवि के अनुसार यमदूत भी कहा गया है। यानी कवि कह रहे हैं कि मेरे कानों में किसकी आवाज आने लगी है, यमदूतों की।
जाने वाले को यमदूतों की आहट सुनाई देती है। अगर किसी को मरते हुए आपने वाकई देखा है, किसी बड़े बुजुर्ग आदमी को, तो आपने गौर किया होगा कि हम लोग कहते हैं अब ये भटकने लगे हैं, दिमागी तौर पर ये अस्त व्यस्त होने लगे, क्योंकि इनकी जीवन की अंतिम बेला आ चुकी है। देखो वो कोई खड़ा है, कोई हमको बुला रहा है, ऐसा वैसा। तो हकीकत में ऐसा कुछ होता है। होता ये है कि हम और आप उसको नहीं देख पा रहे जिसको वो बुजुर्ग आदमी देख रहा है। और वो कौन है? यमदूत। वो उनको बुलाने आया। कभी यहाँ कह रहे हैं कि यमदूतों की आवाज मेरे कानों में सुनाई देने लगी है, वो मेरे खुशियों को मुझसे छीन रहे हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज। जो मेरे एक्टिव हैंड थे, एक्टिव मतलब सक्रिय, हैंड मतलब हाथ, तो जो मेरे सक्रिय हाथ जब मैं युवा था, जब मैं प्रौढ़ावस्था में था, तो जब मेरे हाथ क्या थे, काफी ऊर्जावान, काफी सक्रिय थे, आज वो सारे हाथ फ्रीज हो गए हैं। फ्रीज मतलब जम गए हैं, अब वो झूल गए हैं, बेजान निर्जीव हो गए हैं, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चला हूं। लॉन्ली ऑन द सेपरेट नीज। नी मतलब क्या होता है? घुटना। अब वो मेरे हाथ लटके रहते हैं मेरे घुटनों पर। यानी एक बुजुर्ग ने अपनी व्यथा कथा को सुनाई है, हमें बताया है कि उनकी स्थिति उस समय कैसी है। आगे कभी कहते हैं, dead in hundreds at the back, follow wooden in a track, arms raised stiffly to reprove in false attitudes of love. Dead in hundreds at the back, मेरी मौत होगी, मुझे दफन किया जाएगा वहां जहां सैकड़ों लोग पहले से दफन है। मेरे अपने परिजन मुझे त्याग देंगे, दफन करने के समय बहुत रोएंगे। मुझे मालूम है उनके रोने में दिखावा है, झूठापन है, बनावटी आंसू है। दे आर जस्ट ट्राइंग टू सेव द क्रोकोडाइल टीयर्स। उनके आंखों से मगरमच्छ के आंसू बह रहे हैं, उनके आंखों में कहीं भी मेरे प्रति प्रेम नहीं झलकता। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, कब्रगाह में उन लोगों के बीच में जहां सैकड़ों लोग दफन है, वहीं पर मुझे भी दफन किया जाएगा। फॉलो वुडन इन अवर ट्रैक। वुडन मतलब वो लकड़ी का जो कॉफिन, ईसाई, कभी तो ईसाई है ना, तो ईसाई लोगों को आपने देखा होगा ताबूत में, उसको कॉफिन कहते हैं, उसमें बंद करके और कब्र में दफना दिया जाता है। तो कभी कह रहे हैं कि मुझे भी वो लकड़ी वाले बक्से में बंद करके लोग डाल देंगे। आर्म्स रेज्ड स्टीफली टू रिप्रूव। जो हाथ है वो स्टीफली किसी तरह उठेंगे, लेकिन उसमें भाव किसका रहेगा? निंदा, आलोचना का। ये बुजुर्ग गया, अच्छा हुआ। इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, यानी उनका जो नजरिया होगा, वो प्रेम जो होगा, वो फॉल्स होगा, बेकार, बकवास वाला, उसमें कोई तुक नहीं होगी, बनावटीपन होगा। आपने देखा होगा गांव देहात में कि बूढ़ी और बूढ़ी का बहू, बूढ़ी की जो बहू है, दोनों भयंकर झगड़ा करते हैं डेली। आप लोग भी आज ही जा जाते हो, ये लोग तो डेली लड़ते रहता है। अब कल शाम में भी वो बूढ़ी और उसकी बहू लड़ी, लड़ाई भयंकर हुई, बाल खींचा खींची हो गया, साड़ी फाड़ा फाड़ी हो गया, सारी चीजें हो गई। अब अगली सुबह बेचारी बूढ़ी टपक गई। अब जब वो बूढ़ी टपक गई तो उसकी बहू देखिएगा क्या एकदम कलेजा ठोक ठोक करके, बाल बिखेर करके, साड़ी फैला करके, माने ऐसा लगेगा इतना रोएगी और इतना दिखावा करेगी कि लगेगा जैसे कि अगर इसको नहीं रोका गया तो सास के साथ ये भी चली जाएगी। लेकिन ये सारा दिखावा है। यही बात यहाँ पर जिक्र किया गया है कि मुझे मालूम है कि उनका लव भी फॉल्स ही होगा, झूठा। मेरे अपने, मेरे पोते, मेरे पोती, जिनको मैंने आसियाना बना करके दिया, रहने का सहारा दिया, मेरे बुढ़ापे पर कोई पूछने वाला नहीं आएगा। बहुत ही दुखद स्थिति हो जाती है उस समय की। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड। फिर वही बात, पतझड़ वाली बात, कि सारे जो पेड़ है वो क्या हो जाएंगे? लीफलेस। लीफलेस का मतलब पत्ती विहीन, किसी पर पत्ते नहीं होंगे, छोटे मोटे कीड़े रहेंगे पतझड़ के मौसम में। लेकिन फिर आते हैं हम लोग अपने जीवन पर, यानी कि हमने बार बार कहा यहाँ दो भाव एक साथ चल रहा है। एक तो प्रकृति में जो घटनाएं घटती हैं वो पतझड़ के समय,
ना दूसरा हकीकत में जीवन में क्या होती है। एक बूढ़ा आदमी का क्या होता है, उसके जीवन के सारे सुख खत्म हो जाते हैं, वो वीरान हो जाता है। चार्ल्स रंस इज कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। कभी कह रहे हैं कि मुझे जब दफन किया जाएगा तो मेरे शरीर का इतना ही वैल्यू रह जाएगा कि छोटे छोटे दीमक, कीड़े मकोड़े, गिरने जीव मेरे बक्से को खाएंगे, फिर मेरे शरीर को चट कर जाएंगे। एंड द नाइटिंगेल इज डम। नाइटिंगेल किसको कहते हैं, बुलबुल को। बुलबुल का गीत बहुत प्यारा होता है। तो बुलबुल क्या है, गूंगी हो गई है। डम मतलब गूंगा। एंड एंजल विल नॉट कम, और कोई देवदूत, एंजल मतलब देवदूत होता है, तो कोई देवदूत भी अब मेरी जिंदगी में फिर दशहरा नहीं आएगा, मेरी जिंदगी में अब दिवाली नहीं आएगी। दशहरा दिवाली यंग लोगों के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है, कुछ हद तक प्रौढ़ लोगों के, जिनके जिंदगी में मस्ती फान सब कुछ है। एक बूढ़ा आदमी जो अपने खाट में पड़ा रहता है, उसके लिए दशहरा दिवाली ईद बकरीद सारे वैल्यूलेस हैं, उसका कोई मतलब, यानी उसकी जिंदगी में एक सफेदी फैली हुई है, उसमें कहीं कोई रंगीनियत नहीं है। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिफ्ट्स द माउंटेन्स लवली हेड। कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि कुछ भी नहीं है, सूना है, माउंटेन है, उसका हेड है। हेड मतलब क्या, सिर है, यानी कि चोटी है। वो किससे लदी हुई है, बर्फ से लदी हुई है। व्हाइट वाटरफॉल वुड ब्लेज। वाटरफॉल मतलब झरना होता है, जहां से कि एकदम सफेद पानी गिरता रहता है, झरना। वही प्रकृति का वो दृश्य। ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट रेस्टेस। कवि ने खुद को क्या कहा है, ट्रेवलर का। ट्रेवलर मतलब यात्री। हम में से हर आदमी यात्री है, जो अपने जीवन की क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, उस पथ पर आगे जा रहे हैं। एक न एक दिन हमारी मंजिल आ ही जानी है। मंजिल मतलब मौत आ ही जानी है, और हम उसी के तरफ डेली क्या कर रहे हैं, कदम आगे बढ़ा रहे हैं। जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम किसके करीब आते चले जाते हैं, मौत के करीब आ जाते हैं। तो कभी कहते हैं कि लास्ट समय में अगर इंसान का कोई अपना होता है तो प्रकृति होती है, उसकी खूबसूरती होती है। बाकी जिसको हम अपना कहते हैं, अपना परिजन कहते हैं, अपने लोग कहते हैं, वो सारे हमें आखिरी क्षणों में छोड़ करके चले जाते हैं। That's all, my dear students. I hope that you would have understood the poem properly, and in the later phase of this class, I mean to say in upcoming lecture, you would be taught the question answers of this poem, and not only question answer, including question answer, there will be the explanation, there will be the summary and objective dealing as well. I hope that you would have enjoyed the poem properly. Thanks all of you for watching my video.